जून 1987 की एक शांत सुबह। जगह थी पाकिस्तान का दिल, लाहौर। फज्र की अजान के बाद का समय था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अब्दुल खान नाम का एक शख्स मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला और अपने घर की तरफ शांति से कदम बढ़ाने लगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बहुत करीब आ चुकी है। तभी अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहने दो लोग तेजी से उसके पीछे आए। उनके जूतों की आहट सुनकर अब्दुल रुका। उनमें से एक ने बेहद सर्द आवाज में पूछा, क्या तुम लंदन से आए अब्दुल खान हो? अब्दुल ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम लोग कौन? उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही दोनों रेंजर्स ने अपनी जैकेट के अंदर से साइलेंसर लगी पिस्तौलें निकाली और अगले ही पल गोलियों की बौछार कर दी। ताबड़तोड़ फायर से अब्दुल खान का शरीर छलनी हो गया और वो चंद पलों में ही खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमला करने वाले वो दोनों लोग कोई पाकिस्तानी रेंजर नहीं थे, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बेहद ट्रेंड और खूंखार अंडरकवर एजेंट थे। और जो सड़क पर बेजान पड़ा था वो आईएसआई का एक खतरनाक आतंकी था। भारत के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीक्रेट मिशन का नाम था ऑपरेशन हॉर्नेट। इस पूरी कहानी और साजिश की जड़ें 2.5 साल पीछे 4 नवंबर 1984 को फ्रांस के पेरिस शहर से जुड़ती हैं। पेरिस के एक सुनसान कैफे में रॉ के अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल चुपचाप कॉफी पीते हुए एक बेहद खुफिया रिपोर्ट की जांच कर रहे थे। ये रिपोर्ट उन्हें लंदन इमिग्रेशन में काम करने वाले एक ब्रिटिश अफसर और खबरी क्लार्क ली ने दी थी। दस्तावेजों में जो लिखा था वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में बैठा अब्दुल खान नाम का एक पाकिस्तानी शख्स भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बीएन संधू नाम के खतरनाक खालिस्तानी ऑपरेटर के लगातार संपर्क में था। दोनों मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। 1 महीने बाद दिसंबर 1984 में रॉ के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सीनियर अफसर अनुज भारद्वाज ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण किया और जिंदल को तुरंत भारत तलब किया। मीटिंग में जिंदल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, सर, संधू और आईएसआई मिलकर भारत में किसी बहुत बड़े और खूनी हमले की फिराक में हैं। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो तबाही तय है। सबूत इतने पुख्ता थे कि बिना वक्त गवाए ऑपरेशन हॉर्नेट को हरी झंडी दे दी गई। जिंदल तुरंत वापस लंदन पहुंचे। उन्होंने एजेंट मोहन के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाया। इस बड़े मिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला काम था दुश्मनों की खुफिया जानकारी और वित्तीय लेन देन के सबूत जुटाना, जिसकी जिम्मेदारी क्लार्क और एजेंट मोहन को दी गई। दूसरा और सबसे खतरनाक काम था ग्राउंड ऑपरेशन, यानी दुश्मनों का खात्मा, जिसकी कमान खुद जिंदल के हाथों में थी। जिंदल के लिए इस तरह के ऑपरेशन नए नहीं थे। इससे करीब 2 साल पहले 1983 में ऑस्ट्रिया के वियना में उन्होंने ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन को अंजाम दिया था। वियना में आसिफ खान नाम का एक शख्स भारत के खिलाफ फंडिंग का काम कर रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए जिंदल ने सोफी नाम की एक बेहद खूबसूरत और चालाक इन्फॉर्मर को ट्रेनिंग दी थी। सोफी ने बड़ी चतुराई से आसिफ खान को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, उससे नजदीकियां बढ़ाईं और एक रात उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुना दिया। काम इतनी सफाई से हुआ कि पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई। मिशन पूरा होते ही किसी भी तरह का सुराग मिटाने के लिए जिंदल ने सोफी से अपने सारे संपर्क हमेशा के लिए तोड़ लिए थे। जनवरी 1985 का महीना। जिंदल को एक बार फिर सोफी की जरूरत पड़ी। वो ऑस्ट्रिया गया और सोफी से दोबारा संपर्क किया। सोफी पुरानी बातों से खफा थी, लेकिन जिंदल ने उसे देश का वास्ता देकर एक नया और खतरनाक काम सौंपा। उसे हरप्रीत आहूजा नाम के एक सिख युवक को ढूंढना था। हरप्रीत कभी कैलिफोर्निया में अवतार सेठी, जो कि बीएन संधू का फाइनेंसर था, के लिए काम करता था, लेकिन अब वो रहस्यमयी तरीके से गायब था। इधर लंदन में एजेंट मोहन ने अब्दुल खान के घर के माली तारिक सिद्दीकी को पैसों का भारी लालच देकर अपना खबरी बना लिया था। तारिक ने अपनी जान पर खेलकर अब्दुल खान के पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स चुराकर मोहन तक पहुंचाए। इन स्टेटमेंट्स ने ताबूत में कील ठोकने का काम किया। ये साबित हो गया कि अब्दुल खान लगातार संधू और हरबख्श सिंह, एक और खूंखार आतंकी को भारी मात्रा में पैसे भेज रहा था। मार्च 1985 आते आते क्लार्क और मोहन ने हरबख्श सिंह के चचेरे भाई अमरजीत सिंह को भी अपने जाल में फंसा लिया। अमरजीत लंदन में शरणार्थी बनकर सेटल होने आया था। पहले उन्होंने अमरजीत को डिपोर्ट करने की धमकी देकर डराया और फिर उसके परिवार की पूरी सुरक्षा का पक्का भरोसा दिया।
मजबूरन और परिवार की खातिर अमरजीत अपने ही भाई हरबख्श की जासूसी करने के लिए राजी हो गया। अप्रैल 1985 में सोफी ने अपनी जासूसी का लोहा मनवाते हुए हरप्रीत आहूजा को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में ढूंढ निकाला। जिंदल ने हरप्रीत से मुलाकात की और उसे अवतार सेठी की असली और खौफनाक सच्चाई बताई। जब हरप्रीत को पता चला कि अवतार सेठी भारत के खिलाफ आतंकियों को फंडिंग कर रहा है और जिंदल रॉ का एजेंट है, तो हरप्रीत का खून खौल उठा। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते वो तुरंत भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब रॉ का असली एक्शन शुरू हो चुका था। अगस्त 1985 का दिन, हरबख्श सिंह इस्लामाबाद के पास मौजूद N5 नेशनल हाईवे पर अपनी कार में जा रहा था। उसे लगा वो सुरक्षित है, लेकिन अचानक विपरीत दिशा से आ रहे एक बेहद भारी और तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें भयंकर आग लग गई। हरबख्श उसी कार में जिंदा जलकर मारा गया। पाकिस्तानी पुलिस ने इसे महज एक सड़क हादसा माना, लेकिन रॉ ने पूरी खामोशी से अपना एक बड़ा टारगेट हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अगला नंबर फाइनेंसर अवतार सेठी का था। अक्टूबर 1985 में हरप्रीत और सोफी कैलिफोर्निया पहुंचे। हरप्रीत ने बड़ी चालाकी से दोबारा अवतार सेठी का भरोसा जीता और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, ब्लैक मनी और ISI कनेक्शंस की सारी खुफिया फाइलें निकालकर रॉ को सौंप दी। मार्च 1986 का दिन अवतार सेठी के लिए कयामत बनकर आया। इंडियन एम्बेसी के अधिकारी रंजन गुप्ता ने सेठी को कैलिफोर्निया में उसी के ऑफिस में घेर लिया। रंजन ने मेज पर सारे सबूत, ऑडियो टेप और बैंक स्टेटमेंट फेंक दिए। सबूत देखकर सेठी के पसीने छूट गए और वो अंदर तक टूट गया। उसने ना सिर्फ अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, बल्कि अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हुए भारत में छुपे 27 स्लीपर सेल्स और एजेंटों के नाम भी उगल दिए। इसके तुरंत बाद भारत के अंदर एक बेहद साइलेंट ऑपरेशन चला। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन 27 गद्दारों में से 18 को चुन चुन कर खामोशी से खत्म कर दिया गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। अवतार सेठी से मिली खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज रॉ ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए। सबूत इतने पक्के थे कि जुलाई 1986 में ब्रिटिश सरकार ने अपने देश से ISI एजेंटों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद नवंबर 1986 में लंदन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड BN संधू और उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे नेक्सस में अब सिर्फ एक ही मोहरा बचा था, अब्दुल खान। वो भागकर पाकिस्तान चला गया था। उसे लग रहा था कि ISI की पनाह में लाहौर के अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित है और मौत उस तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो रॉ के इरादों को नहीं जानता था। जून 1987 में जब वो अपने घर लाहौर गया तो रॉ के एजेंट्स ने उसे बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस हत्या को आपसी रंजिश और जमीन का विवाद बताया, लेकिन ISI के बड़े आका अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत ने उनके घर में घुसकर उनकी ही जमीन पर अपना बदला पूरा कर लिया है। यही था भारत का आतंक के खिलाफ एक खामोश लेकिन सबसे खतरनाक और सफल जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और भारत के इस खुफिया मिशन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। जय हिंद।